गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाइस ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें गाइस कि हम इस चैनल में आगे कैरी ऑन कर रहे हैं क्लास 6 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इंडियन सोसाइटी, साइकोलॉजी, सब कुछ जो कि एक एनसीईआरटी के अंदर आता है, पूरा कंप्लीट कवरेज आपको इस चैनल में मिलेगा। अभी तक बात करेगा इस तो क्लास 6 की हिस्ट्री खत्म हो चुकी है और क्लास 6 की ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 खत्म हो चुका है गाइस। तो हम लोग आगे लेकर के चल रहे हैं चैप्टर नंबर 5। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना वक्त को गवाए हुए। तो इस वीडियो का टाइटल है, इस चैप्टर का टाइटल है गाइस मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रफल, महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण भाग। जिस तरह की आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं गाइस कि जो हमारा अर्थ है वो सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जहां जीवन संभव है। ह्यूमन बींग्स जो है यहाँ रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइफ को जीने के लिए सारे एलिमेंट्स, जैसे कि हो गया लैंड, भूमि, वाटर, पानी, एयर, हवा, सारे मौजूद हैं गाइस। सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें, मतलब पृथ्वी की सतह की अगर बात करें तो वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है, मतलब ये बहुत ही जटिल संरचना से बना हुआ जगह है, जिसमें 3 प्रमुख कंपोनेंट है, उनका 3 मुख्य हिस्सा है एनवायरमेंट का। मतलब पृथ्वी के सतह पर एनवायरमेंट का, वातावरण का 3 मुख्य हिस्सा है, और जो इस पृथ्वी के सतह पर आकर के मिलता है और इस जगह में वो ओवरलैप कर जाता है, एक दूसरे से मिल जाता है। उन तीनों एलिमेंट से एक में से एक एलिमेंट है गाइस सॉलिड पोर्शन। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है, जहां हम लोग रहते हैं, वो जो ठोस हिस्सा जहां हम रहते हैं उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। और जो गैसियस लेयर है, गैस का जो सतह है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए रहता है, इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैस मिलते हैं। वाटर जो है वो पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा को घेरा हुआ है गाइस, और इसे हम हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल कहते हैं। जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें पानी का सारा रूप आ जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विड आएगा, उसमें आइस भी आएगा जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, बर्फ भी, वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और वाटर वेपर, भाप, जो कि गैस फॉर्म में होता है, वो भी आएगा गाइस। अब अगर हम आगे बात करें गाइस कि बायोस्फीयर, जैवमंडल, तो बायोस्फीयर वो जोन है, वो जगह है पृथ्वी का जहां पर लैंड, वाटर और एयर, भूमि, पानी और हवा तीनों मिलते हैं, और उसी जगह पर जो है जीवन जीना संभव होता है, इसे कहते हैं जैवमंडल। तो चलिए गाइस अब लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है गाइस लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, जो ठोस हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं जलमंडल, सॉरी स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। और ये जो है इसके अंदर रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, जो अर्थ के क्रस्ट का एक हिस्सा है। अर्थ का 3 मेन हिस्सा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसके बारे में डिटेल में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अर्थ क्रस्ट का मेन हिस्सा जो है वो है लिथोस्फीयर, जलमंडल। और जो थिन लेयर है सॉइल का, मतलब मिट्टी का छोटा सा जो परत है जो लिथोस्फीयर को ढके हुए रहता है, मतलब लिथोस्फीयर का वो हिस्सा होता है, और उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो कि यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतुओं को रहने में मदद करते हैं। मतलब बहुत सारे जीव जंतु जो मिट्टी में मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इन जीव जंतुओं को बढ़ने में और पनपने में मदद करते हैं गाइस। जो 2 मेन डिवीजन होता है गाइस किसी भी अर्थ, मतलब हमारे अर्थ के सरफेस का, किसी भी अर्थ का एक ही अर्थ है, तो हमारे अर्थ के सरफेस का जो 2 मेन डिवीजन है वो, उसमें से एक है बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा, बड़े बड़े लार्ज लैंड मासेस हैं जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप कहते हैं, और दूसरा है बहुत ही बड़े बड़े वाटर बॉडीज, पानी का टुकड़ा, जिसे हम कहते हैं ओशियन बेसिन्स, महासागर। अगर हम वर्ल्ड के सारे ओशियंस को देखें तो वो जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन अगर हम मैप, वर्ल्ड मैप को देखें फिगर 5.1 में, तो हम देखेंगे गाइस, तो देख सकते हैं गाइस वर्ल्ड मैप में
ये हो गया पैसिफिक ओशियन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इधर एशिया, फिर इंडियन ओशियन, इधर यूरोप, अफ्रीका, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक ओशियन। तो आप देख पा रहे होंगे गाइस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ इंडियन ओशियन और साउदर्न ओशियन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। साउदर्न ओशियन और अटलांटिक ओशियन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बीच में कहीं भी गैप नहीं है। अगर हम अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन को देखें तो ये भी जुड़ा हुआ है। इस तरह से अगर हम इधर साउदर्न ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को देखें तो ये जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें गाइस, सारे जो ओशियन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें गाइस ऑस्ट्रेलिया और एशिया, तो क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नहीं, अलग अलग हैं। अगर हम बात करें अफ्रीका का और साउथ अमेरिका का, तो क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नहीं, अलग अलग हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं गाइस कि जो ओशियंस हैं वो कनेक्टेड एक दूसरे से, लेकिन कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं। अगर हम बात करें गाइस सी वाटर के लेवल की, समुद्र के पानी का जो लेवल है वो हर जगह सेम होता है, एक जैसा होता है। और किसी भी जगह की जो ऊंचाई है, किसी भी भूमि की जो ऊंचाई है वो सी लेवल से नापा जाता है और सी लेवल को 0 मान लिया जाता है। इसे हम समझेंगे गाइस, ध्यान से समझिएगा गाइस। मान लीजिए कि ये एक माउंटेन है, इसकी ऊंचाई हमें नापनी है, यहां से सी शुरू हो जाता है। तो अगर हम बात करें, और ये हो गया ये समुद्र का सबसे निचला हिस्सा जिसे सी बेड कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो अगर हमको इसकी ऊंचाई नापनी है तो हम नापेंगे, क्या ये होगा ऊंचाई या फिर ये होगा? तो राइट होगा ये बी, क्योंकि सी का जो लेवल है वो हर जगह यूनिफॉर्म होता है और किसी भी जगह की ऊंचाई जो है यहाँ इसके ऊपर सतह से, सी के ऊपर सतह से शुरू होते हैं। मतलब ये जो बी है इट इज़ द रियल हाइट ऑफ दिस माउंटेन। तो इस तरह से हम किसी भी माउंटेन या किसी भी जगह की ऊंचाई को समुंदर के तल से नापते हैं, उसके मतलब सी लेवल से, उसके एकदम ऊंचे वाले हिस्से से नापते हैं। तो होप आप याद रखेंगे आप। तो हम अगर बात करें गाइस कि जो पृथ्वी का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ है? नेपाल में, और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर, मतलब 8848 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और इसको नापा कहाँ से गया है? सी लेवल से। और जो पृथ्वी की सतह में जो सबसे ज़्यादा डेप्थ है, सबसे गहराई वाला जगह है, वो है गाइस मरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशियन में है। और ये जो मरियाना ट्रेंच है इसका जो डेप्थ है वो 11,022 मीटर है। देखिए, इमेजिन करिए, ये जो डेप्थ है ये ऊंचाई से ज़्यादा है, गहराई जो है ऊंचाई से ज़्यादा है। तो हमारा अगला टॉपिक है गाइस कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। हमारे पृथ्वी में 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं, वो जो हैं सेपरेटेड हैं, मतलब एक दूसरे से अलग है वाटर बॉडीज, मतलब वाटर बॉडीज जो है उनको एक दूसरे से अलग करती है। और ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो महाद्वीप हैं वो हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगर हम बात करें गाइस फिगर 5.1 में, हम वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं कि इस जो ज़्यादा लैंड का हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में है। इसके बारे में हम आपको जो है डिटेल में गोलार्ध के बारे में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं गाइस। जो बच्चे अभी तक वो पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं कृपया देख लीजिए, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको सब कुछ लेक्चर चलते चलते ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इस, और रिवीजन कम करना पड़े, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे पीछे देख चुके हैं उनको अगर रिवाइज करना है तो वो आप रिवाइज कीजिए, और जो बच्चे अभी नए हैं वो आप एक बार जा करके देख लीजिए, ताकि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। और रिवीजन करते रहना है, बिकॉज रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट गाइस। तो क्योंकि एग्जाम में जो है अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको ये रिकॉल करना पड़ेगा, और रिकॉल आपका तभी होगा गाइस जब आप इसे रिवाइज किए रहेंगे। हम देख सकते हैं गाइज अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, साउथ अमेरिका हो गया,
नॉर्थ अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया। तो आप देख सकते हैं गाइस इसे। तो अब अगर हम बात करें गाइस, एक बार क्विक में रिवीजन करवाते हैं। हम ये बताए थे कि जो हमारी पृथ्वी है उसके बीच से पास होता है इक्वेटर, और इक्वेटर जो है इसको दो बराबर बराबर हिस्से में बांटता है। एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो मैक्सिमम लैंड का पार्ट है गाइस वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ सी का पार्ट ज्यादा है। तिगड़मबाजी में हम लोग याद रख सकते हैं, एज फॉर साउदर्न हेमिस्फीयर एज फॉर सी, वहां बहुत ज्यादा मात्रा में सी है, समुद्र है, महासागर है गाइस। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसे। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए गाइस एटलस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो होप आप लोग से एक बात बोलते हैं, अभी तक अगर आपके पास एटलस नहीं है तो कृपया आप एटलस आपको रखना है सामने, ताकि ज्योग्राफी को समझने में आपकी मदद हो सके गाइस। ज्योग्राफी को अच्छे से समझने के लिए एटलस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैप वर्क और एटलस बहुत बड़ा हिस्सा होता है ज्योग्राफी का गाइस। तो होप जिन्होंने अभी तक एटलस नहीं लिया है आप एटलस ले लें। जिनके पास एटलस है बहुत अच्छी बात है। तो हम देखते हैं गाइस अलग अलग कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं अब हम। तो हमारा पहला कॉन्टिनेंट है गाइस एशिया। एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और ये जो है पृथ्वी के लैंड का 1/3 हिस्सा कवर किया हुआ है। 1/3 हिस्सा हम किसे कहते हैं गाइस, समझेंगे हम इसे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं गाइस कि हमारे पूरे अर्थ का जो एरिया है वो है 90 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इसका 1/3 हिस्सा मतलब 90 इंटू 1/3, 3 से कट गया 30, मतलब 30 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो सिर्फ एशिया है। समझ रहे, आपको मैथमेटिक्स भी सिखा रहे हैं। ऐसे बहुत ही ईजी है मैथमेटिक्स, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीम के बच्चे हैं, साइंस आर्ट्स, तो फिर ये मत कहने लगना कॉमर्स कि सर पार्सलिटी करते हैं, इसलिए हम आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें, ये जो एशिया है वो पूरे वर्ल्ड का 1/3 हिस्सा को कवर किया हुआ है। और ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो महाद्वीप है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, पूर्वी गोलार्ध में है। और यहाँ पर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है। एशिया जो है वो यूरोप से सेपरेट होता है यूराल माउंटेन से, जो कि उसके वेस्ट में है। इसको अभी हम फिगर में देखेंगे, अभी तुरंत आपको दिखा रहे हैं हम। और जो कंबाइंड लैंडमास है एशिया और यूरोप का, जो मिला हुआ हिस्सा है, उसे हम यूरेशिया कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया बराबर यूरेशिया। तो आप यहां देख सकते हैं गाइज, ये है एशिया और ये यूरोप एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है यूराल माउंटेन से। और एशिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जो है हिमालयाज, जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे सारे माउंटेन्स के बारे में। हमारा अगला कॉन्टिनेंट है गाइज यूरोप। तो यूरोप जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर है एशिया से, और ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एशिया के वेस्ट में है, दक्षिण की ओर है। यहाँ से आर्कटिक सर्कल पास होता है, और ये जो है 3 हिस्से से 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसकी अगर हम मैप देखेंगे इस, तो आप देख पाएंगे अभी। तो देखिए गाइस, ये आर्कटिक सर्कल है, ओशियन यहीं पर है जो यूरोप के पास है, और 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो इधर से देखिए पानी से ही घिरा हुआ है, इस साइड से देखिए पानी से ही घिरा हुआ है, इस साइड से देखिए पानी से घिरा हुआ है। सिर्फ इस साइड में लैंड है जो कि है एशिया। तो ये एशिया के वेस्ट साइड में भी है। अब अगर हम बात करें गाइस अफ्रीका की, तो जो अफ्रीका है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में एशिया के बाद। और यहाँ से 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर पास करता है। और एक बहुत ही बड़ा हिस्सा अफ्रीका का जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में है। अगर हम फिगर 5.1 में देखेंगे तो आप पाएंगे कि यही सिर्फ एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों का तीनों पास होता है। तो देखिएगा इस अफ्रीका, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से इक्वेटर भी पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास हो रहा है। सहारा जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है वो अफ्रीका से पास होता है। और ये जो कॉन्टिनेंट है वो चारों साइड से, सभी दिशाओं से जो है वो ओशियन से और सी से घिरा हुआ है।
अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें तो आप नोटिस करेंगे गाइस कि जो वर्ल्ड का सबसे लंबा नदी है नील नदी, वो अफ्रीका से पास होता है। और इक्वेटर, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जो है वो अफ्रीका से पास होता है। तो देखिए गाइस, नील नदी, नाइल रिवर, ये जो है अफ्रीका से ही पास होता है। नॉर्थ अमेरिका जो है वो तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का, और ये जो है साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है बहुत ही छोटे लैंड के टुकड़े से, जिसे इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। और ये जो कॉन्टिनेंट है वो पूरी तरह से नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में। और इस कॉन्टिनेंट को, इस महाद्वीप को 3 बड़े महासागर जो है घेरते हैं। इसे हम देखते हैं गाइज वर्ल्ड मैप में। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे गाइज, नॉर्थ अमेरिका, देखिए इसे ध्यान से देखिए, ये जो है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो अगर हम बात करें गाइज नॉर्थ अमेरिका की, तो ये जो है अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, 3 बड़े ओशियन से घिरा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले गाइज हम कुछ टर्म्स को देख लेते हैं जिसका मतलब जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला टर्म है गाइज इस्थमस। इस्थमस क्या होता है? तो एक लैंड का छोटा सा टुकड़ा जो बड़े बड़े लैंड मास को जोड़े। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इस्थमस ऑफ पनामा ये जोड़ रहा है। अब स्ट्रेट क्या होता है गाइज? तो स्ट्रेट होता है पानी का एक छोटा सा पैसेज, टुकड़ा, जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को, बड़े बड़े ओशियन या सी को जोड़ते हैं, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। जैसे आप यहां देख पा रहे होंगे गाइस, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन को जोड़ने वाला स्ट्रेट, ये बीच का छोटा सा पानी का टुकड़ा। हमारा अगला है गाइस साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है वो ज्यादातर उसका हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। 2 ओशियन उसको जो है ईस्ट और वेस्ट साइड से, पूरब और पश्चिम साइड से घेरे हुए रहते हैं। देखते हैं गाइस इसको। तो हम लोग देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका के एक साइड है अटलांटिक ओशियन और एक साइड है पैसिफिक ओशियन। एंडीज जो वर्ल्ड का सबसे लंबा पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज है, वो पूरे अफ्रीका में पास होता है गाइस, नॉर्थ से साउथ तक। अगर हम बात करें गाइस साउथ अमेरिका, सॉरी गाइस, अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका। तो हम अगर बात करें, एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में पूरी हर जगह पर जो है नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है। तो यहां आप देख पा रहे होंगे गाइस एंडीज माउंटेन रेंज, और साथ ही साथ अमेजॉन रिवर को भी देख लीजिए गाइस। तो बात करें गाइस कि वर्ल्ड का जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजॉन, वो साउथ अमेरिका में ही है। यहां कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि यहां पर लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट की बात होती है। तो जो लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा, वो है नाइल, जो कि अभी हम आपको बताएं। और यहां पर है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, बड़ा इन द सेंस चौड़ा, सबसे ज्यादा वाइड में, वो है अमेजॉन। तो सबसे चौड़ी नदी अमेजॉन और सबसे लंबी नदी नाइल। हमारा अगला कॉन्टिनेंट है गाइस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और वो पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में है। और ये चारों साइड से, सारे साइड से जो है ओशियन और सी से घिरा हुआ है, महासागरों से घिरा हुआ है। इसको एक आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो यहां आप देख पा रहे होंगे गाइस ऑस्ट्रेलिया को। अपना अगला कॉन्टिनेंट है गाइस अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में है और एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है। साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव जो है वो इस कॉन्टिनेंट के, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के लगभग सेंटर में है, केंद्र में है। और ये जो है साउदर्न पोलर रीजन, मतलब कि दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में ये अंटार्कटिका जो है वो लाई करता है, बसा हुआ है। यहाँ पर ये जो है पूरी तरह सालों भर जो है वो आइस से ढका हुआ रहता है और यहाँ पर कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। मानव जो है यहाँ पर परमानेंटली नहीं रहते हैं। बहुत सारे कंट्रीज का, बहुत सारे देशों का यहाँ रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन है यहाँ पर, 2 रिसर्च स्टेशन, एक का नाम है मैत्री, एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसे याद रखिएगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये देखिए गाइस, ये है अंटार्कटिका।
ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ रहता है। अपना अगला टॉपिक है गाइस हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। जलमंडल तो अर्थ जो है उसको एक ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, नीला ग्रह। अर्थ का जो पृथ्वी का जो 71% हिस्सा है वो पानी से भरा हुआ है और इसका जो 29% हिस्सा है वो लैंड मतलब भूमि से भरा हुआ है। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल जो है वो मेनली पानी से बना हुआ है और पानी का सारा रूप इसके अंदर आता है। रनिंग वाटर, दौड़ता हुआ पानी जो कि ओशियन में होता है, रिवर्स में होते हैं और लेक्स में होते हैं। आइस, बर्फ जो कि ग्लेशियर्स में होते हैं। अंडरग्राउंड वाटर और साथ ही साथ वाटर वेपर मतलब भाप, वो सारा हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल में आता है। 97% से ज़्यादा जो अर्थ का वाटर है वो ओशियन में मिलता है और बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी, बहुत ही ज़्यादा नमकीन होता है, इसलिए वो ह्यूमन उसका यूज़ नहीं कर सकता। और बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिस्सा में जो पानी है वो आइस शीट के फॉर्म में, हिमखंड या हिम टुकड़े मतलब बर्फ के टुकड़े के फॉर्म में या फिर अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में। और बहुत ही कम पानी जो है वो फ्रेश वाटर, निर्मल जल है जो इंसान यूज कर सकता है। अर्थात पृथ्वी जो है वो ब्लू प्लैनेट रहने के बावजूद, वो जो है एक नीला ग्रह रहने के बावजूद जो है यहां पर पानी का शॉर्टेज है, पानी की कमी है। अपना अगला टॉपिक है गाइस ओशियंस, महासागर। जो ओशियन होते हैं, महासागर जो होते हैं, वो हाइड्रोस्फीयर के जलमंडल के बहुत ही बड़े हिस्से होते हैं और वो सारे जो हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ओशियन का जो वाटर है, ओशियन का जो पानी है वो हमेशा घूमता रहता है और 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है, 3 इंपॉर्टेंट चाल होता है ओशियनिक वाटर्स का, ओशियनिक वाटर्स का। और वो होते हैं वेव, तरंगे, टाइड्स, ज्वार भाटा और ओशियनिक करंट मतलब धारा, समुद्री धारा। और 5 प्रमुख ओशियंस हैं हमारे अर्थ में और वो पांचों हैं गाइस पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। तो इसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे गाइस, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, साउदर्न ओशियन, अटलांटिक ओशियन। तो देख पा रहे होंगे गाइस आप। तो हमारा पहला ओशियन है गाइस पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ये जो है सबसे बड़ा ओशियन है और ये जो है पूरा पृथ्वी का 1/3 हिस्सा में फैला हुआ है, पूरे अर्थ का 1/3 पार्ट में। अभी जो एग्जांपल के तौर पर अभी हम 1/3 किस तरह से लेते हैं वो एग्जांपल अभी समझाए थे आपको। मरियाना ट्रेंच जो कि डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, वो इसी पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में है। पैसिफिक ओशियन जो है वो लगभग सर्कुलर है शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ये सारे जो है पैसिफिक ओशियन को घेरे हुए रहते हैं। अगला ओशियन है गाइस अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, दूसरा सबसे बड़ा ओशियन है पूरे वर्ल्ड में और ये जो है वो एस शेप का है और ये जो है नॉर्थ अमेरिका से घिरा हुआ है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से अपने वेस्टर्न साइड में, मतलब इसके दक्षिणी और नॉर्थ और साउथ अमेरिका है और इसके पूर्वी छोर पर यूरोप और अफ्रीका है। और इसका जो कोस्टलाइन है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर है, उबड़ खाबड़ है और इसका जो लोकेशन है, कोस्टलाइन का जो लोकेशन है वो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे जगह पर है और वर्ल्ड का सबसे अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पर रहता है और इसी कारण से यहाँ नेचुरल हार्बर्स हैं, प्राकृतिक पोर्ट्स यहाँ पर हैं, प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पर हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर जो है दुनिया का सबसे बिजिएस्ट, सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला महासागर है। मतलब सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़, सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है वो इसी महासागर में होता है। अगर हम बात करें गाइस बिजनेस, तो किस चीज़ की बिजनेस? तो बिजनेस बात करें फिशिंग की, सबसे बड़ा सी और सी प्रोडक्ट्स की बिजनेस। देखिए गाइस ये जो अटलांटिक महासागर है ये लगभग एस शेप का है और इसके एक साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है, यहीं इसके दूसरे साइड में अफ्रीका और यूरोप, देख सकते होंगे गाइस।
तो ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट, सबसे ज़्यादा कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होने वाला ओशियन है। हमारा अगला ओशियन है गाइस इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये एक मात्र ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है, इंडिया के नाम पर। इस बात की चिढ़ जो है बहुत ज़्यादा चाइना को भी रहता है और इसे वो इंडियन ओशियन कहना पसंद नहीं करता है। जो शेप है इंडियन ओशियन का वो लगभग ट्राइंगुलर है और इसके नॉर्थ में, इसके उत्तरी भाग में एशिया है और इसके वेस्ट में, पश्चिमी भाग में अफ्रीका है और ईस्ट में, पूर्वी भाग में ऑस्ट्रेलिया है। हमारा अगला ओशियन है गाइस साउदर्न ओशियन, दक्षिण महासागर। तो दक्षिण महासागर जो है वो जनरली अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेरे हुए है और ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नॉर्थवर्ड में, नॉर्थ साइड में। तो इसको हम देख सकते हैं गाइस। तो गाइस ये रहा हमारा साउदर्न ओशियन। हमारा आखिरी ओशियन है गाइस आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। ये जो है आर्कटिक सर्कल के पास है और ये नॉर्थ पोल को, उत्तरी ध्रुव को जो है ये घेरता है, सराउंड करता है। और ये जो है पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट है, बहुत ही छोटे से वाटर बॉडी के साथ, बहुत ही छोटा सा पानी का टुकड़ा के साथ ये जो है प्रशांत महासागर से कनेक्टेड है। उस पानी के टुकड़े को बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। और ये जो है नॉर्दर्न पार्ट में, ये जो है नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से अटैच है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गाइस आर्कटिक ओशियन, इधर देखिए यूरोप है, एशिया है, दोनों को मिला के बोलते हैं यूरेशिया। हमारा अगला टॉपिक है गाइस एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो एक गैस के लेयर से जो है वो घिरा हुआ है। गैस का लेयर, किसी भी गैस का परत से घिरा हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। और ये जो पतला सा ब्लैंकेट है, पतला सा जो कंबल है एयर का, हवा का, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे प्लैनेट का, हमारे प्लैनेट का, अर्थ का। और ये हमें जो है हवा प्रदान करता है, जिससे मदद से हम लोग जो है सांस लेते हैं। और ये हमें प्रोटेक्ट करता है सूर्य के हार्मफुल रेडिएशन से, अल्ट्रा बैंगनी किरणें जो होती है यूवी रे से, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर। जो हमारा वायुमंडल है वो 1600 किलोमीटर के हाइट तक फैला हुआ है पृथ्वी के सतह से। हमारा जो वायुमंडल है वो 5 लेयर्स में, 5 अलग अलग परतों में डिवाइडेड है और कंपोजिशन के बेसिस पर, टेम्परेचर के बेसिस पर और दूसरे प्रॉपर्टीज के, दूसरे गुणों के बेसिस पर। और ये जो लेयर हैं, अगर हम पृथ्वी की सतह से शुरुआत करें तो इन लेयर्स का नाम है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। समझते हैं गाइस, ये अगर मान लीजिए हमारी पृथ्वी की सतह है तो ये ट्रोपोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर, ये मेसोस्फियर, ये थर्मोस्फियर और ये एक्सोस्फियर, इस तरह से डिवाइडेड है। हमारा जो वायुमंडल है वो मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, जो कि 99% क्लीन ड्राई एयर है। नाइट्रोजन जो है वो 78% है पूरे वायुमंडल का और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। बहुत सारे दूसरे गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और दूसरे जो गैसेस हैं वो मात्र 1% है। ऑक्सीजन जो है वो ब्रेथिंग का काम करता है, मतलब हमें सांस लेने में मदद करता है, जहाँ नाइट्रोजन जो है हमें मदद करता है ग्रो करने में। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी ये जो हीट है, पृथ्वी की जो गर्मी है उसको सोख लेता है। जो पृथ्वी रेडिएट करती है, गर्मी जो छोड़ती है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है और इस तरह से वो पृथ्वी को जो है वो गर्म रखता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, मतलब ब्रेथ इन करते हैं और ऑक्सीजन को ब्रेथ आउट करते हैं। और एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है, वायुमंडल का जो घनत्व है, वो हाइट के साथ, ऊंचाई के साथ परिवर्तित करते रहता है, वेरी करते रहता है। ये जो डेंसिटी है, ये जो घनत्व है, वो सबसे ज़्यादा होता है सी के लेवल पर, समुद्र तल पर। और धीरे धीरे जब हम ऊपर जाते हैं ये धीरे धीरे घटता चला जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत में चढ़ते हैं, उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। और इसी डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर के कारण, मतलब हवा का जो घनत्व है वो घट जाता है, इसीलिए उन लोग को जो है सांस लेने में दिक्कत होने लगती है।
और इसीलिए उन्हें जो है अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो ऊपर ऊंचाई में जाकर के उसकी मदद से सांस ले सके। और टेम्परेचर भी जो है, तापमान जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते जो है वो डिक्रीज करता है। वायुमंडल जो है हमारे पृथ्वी के सतह पर प्रेशर लगाता है, दाब लगाता है, और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रेशर लगाता है। कुछ एरिया जो है ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं और कुछ एरिया जो है कम प्रेशर महसूस करते हैं। हवा जो है हमेशा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, और मूविंग एयर को, दौड़ते हुए हवा को हम लोग विंड कहते हैं। अपना अगला टॉपिक है गाइस बायोस्फीयर, जीवमंडल, द डोमेन ऑफ लाइफ, वो ऐसा जगह जहां पर जो है जीवन संभव है। बायोस्फीयर जो है, जो जीवमंडल है, एक छोटा सा जगह है जहां पर लैंड, वाटर और एयर तीनों आके मिलते हैं, और यही वो जगह है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए हमारी जो पृथ्वी है वो पूरे सोलर सिस्टम में यूनिक है, अद्वितीय है, क्योंकि अर्थ ही वो जगह है, वो प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे जो प्रजाति हैं ऑर्गेनिजम्स के, जो अलग अलग साइज के होते हैं, कुछ कुछ बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया हो गए, और बहुत ही बड़े बड़े मैमल्स जो हैं, स्तनधारी जीव जो हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन भी, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी बायोस्फीयर में वो रहते हैं। अलग अलग जो जीव हैं बायोस्फीयर के, वो जनरली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और ये जो तीनों डोमेन हैं जो हम लोग पढ़े, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, वो अर्थ में एक दूसरे से इंटरेक्ट रहते हैं और एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट रहते हैं और एक दूसरे को वो जो प्रभावित करते हैं, एक तरीके से या अलग तरीके से, मतलब किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को वो प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसको अगर हम समझें कि अगर हम कटिंग कर दें फॉरेस्ट का अपने वुड की प्राप्ति के लिए, लकड़ियों के लिए, या फिर लैंड के लिए, ज़मीन के लिए, अगर हम उसको पूरा जंगल को साफ कर दें एग्रीकल्चर के लिए, तो इससे जो है सॉइल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। सॉइल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें हैं वही जो है सॉइल को एक जगह पर जकड़ के रखती है। इसी तरह से अगर हम देखें तो अर्थ का जो सरफेस है वो भी चेंज हो सकता है कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कुछ कुछ लैंड जो है वो सबमर्ज कर सकते हैं, डूब सकते हैं, जिस तरह की हाल फिलहाल के सुनामी में हुआ था। अंडमान और निकोबार आइलैंड का जो पार्ट है वो सबमर्ज कर गया था पानी के अंदर, और वेस्ट मटेरियल जिसको हम लोग लेक्स में या रिवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, जिस कारण से वाटर जो है, उन नदियों में बहने वाला जो पानी है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है ह्यूमन यूज़ के लिए, और इस कारण से भी जो है क्षति होती है ज़िंदगी की। बहुत सारे कल कारखाने, इंडस्ट्री और थर्मल पावर प्लांट से जो इमिशन निकलते हैं, बहुत सारे जो धुआं निकलता है, जो कि व्हीकल से भी, गाड़ियों से भी जो निकलता है, वो हवा को पॉल्यूट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक बहुत ही बड़ा कंस्टिट्यूएंट है, बहुत ही बड़ा वो जो है एक पार्ट है हवा का, वो जो है इन्हीं प्रदूषण का पार्ट है जो कि इन्हीं फैक्ट्रीज से निकलता है। लेकिन इंक्रीज अगर हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है, उससे पूरा ग्लोबल टेम्परेचर, पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जो है अपने रिसोर्सेज का, जितना भी हमारे पास स्रोत हैं पूरे अर्थ में, उसको हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ करें, उसके यूज़ को लिमिट कर दें ताकि वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, और ताकि एक बैलेंस भी बना रहे नेचर के बीच में और अलग अलग क्षेत्र के बीच में, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में एक बैलेंस बना रहे। और इतिहास गवाह है कि जब जब इंसान ने प्रकृति को क्षति पहुंचाई है, तब तक वो अपना जो है अपने आप को फिर से पुराने स्ट्रक्चर में स्टैब्लिश करने के लिए वो जो है खुद कुछ ना कुछ स्टेप उठाया है। रिसेंट एग्जाम्पल अभी भी देखने में लग रहा है कि ये जो कोरोना आउटब्रेक है वो इसी का एक रिजल्ट है। जिस लेवल से पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा था, उस लेवल से शायद ये पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये आउटब्रेक हुआ है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर खत्म होगा। इस वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किए ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए, घर में रहिए, ऑनलाइन स्टडी की आदत डालिए। अगर आप इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हो रहा है आपका, तो आप
इसको शेयर कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप को ये पसंद नहीं आ रहा है तो कृपया डिसलाइक भी कीजिए और शेयर भी नहीं कीजिए। लेकिन एक चीज़ और, डिसलाइक क्यों किए इसका कारण ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग आने वाले लेक्चर्स में उसको सुधार सकें। तो ठीक है गाइज, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म हुआ। थैंक यू गाइज, थैंक्स अलॉट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।